हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे स्टडी। आज हम देखेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर का दूसरी पार्ट। इस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एंड तक देखना इन डिटेल समझने के लिए। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले सोलर सिस्टम को जानने से पहले देखेंगे कि सोलर सिस्टम का पोजीशन क्या है। तो इन पिक्चर को गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो देख सकती है कि देखिए, हाँ, देखिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो अर्थ क्या होती है कि एक सोलर सिस्टम का अंदर एक मौजूद प्लैनेट्स है, एंड द प्लैनेट्स इज द पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, एंड द गैलेक्सी इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो अर्थ इतना ज़्यादा बड़ा है, तो सोलर सिस्टम कितना ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में अर्थ के तरह ही अर्थ के छोटा, अर्थ से छोटा या अर्थ से बड़ा बहुत सारे प्लैनेट्स है, यानी कि 8 प्लैनेट्स है। ऐसे बहुत से सेलेस्टियल बॉडीज़ है। तो उनको मिलकर एक किया बहुत से बॉडीज़ है, इनको मिलकर एक सोलर सिस्टम होता है। एंड सोलर सिस्टम एंड बहुत सारे सोलर सिस्टम को मिलकर एक गैलेक्सी होता है। एंड उसके बाद गैलेक्सी, जब बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स क्रिएट करता है। तो यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, इन सारे चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे क्लियर करेंगे। तो पहले यूनिवर्स को देख लीजिए। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। इन ए वर्ड वी कैन से इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। तो हम ऐसे भी कह सकती है कि जो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है वो यूनिवर्स के अंदर आती है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म वर्ड है जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है कि जो कोई भी चीज़ प्रेजेंट्स करेगा, जो कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस है, तो उन सारी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर आएगी। फ्रॉम द टीनेस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल्स टू गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर। तो एक छोटा सा सबएटॉमिक पार्ट से लेकर गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर, यानी कि बहुत सारे जब गैलेक्सी मिलकर एक बड़ा ग्रुप क्रिएट करता है, उसको गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर कहता है। तो बस, तो उस छोटे से सबएटॉमिक पार्टिकल को लेकर जो गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर है, इन सारी चीज़ों यूनिवर्स के अंदर आती है। तो देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। जैसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, अबाउट 100 बिलियन। तो 100 बिलियन गैलेक्सीज है ये माना जाती है। तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, कोई नहीं जानता है कि यूनिवर्स का एग्जैक्ट साइज कितना बड़ा है। एंड ईच कंप्राइजिंग एंड एवरी एवरेज ऑफ 100 बिलियन ऑफ स्टार। तो एक एक गैलेक्सी में क्या होती है कि 100 बिलियन ऑफ स्टार होती है। ठीक है, एंड नोबडी नोज हाउ बिग द यूनिवर्स। तो एक कोई नहीं जानता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। एक साइंटिस्ट भी नहीं जानता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये अब यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे रिसर्च कर रहा है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, यूनिवर्स के अंदर क्या क्या आती है। ऐसे हमारा यूनिवर्स एक है या बहुत सारे यूनिवर्स है, तो ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन है यूनिवर्स के बारे में। तो बेसिकली हम देखेंगे कि आगे कि बट साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। ठीक है, तो ये है कि यूनिवर्स। उसके बाद देखिए गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या है कि गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है कि ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन स्टार। तो ऐसा बिलियंस ऑफ स्टार को लेकर, सोलर सिस्टम को लेकर गैलेक्सी क्रिएट करते हैं। एंड सोलर सिस्टम स्टार के साथ साथ एक गैलेक्सी में क्या क्या रहती है कि प्लैनेट्स रहता है, सेलेस्टियल बॉडीज रहता है, डस्ट एंड गैसेस भी रहता है एक गैलेक्सी के अंदर। and the largest galaxy contains up to 3000 billions स्टार। तो एक गैलेक्सी के अंदर देखिए, गैलेक्सी ऐसा नहीं है कि एक गैलेक्सी होने के लिए कि 1000 का हो या 1 बिलियन का हो स्टार रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हमारा जो प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट ज़्यादा बड़ा है, कोई भी प्लेनेट ज़्यादा छोटा है। तो वैसा ही गैलेक्सी में भी बहुत सारे ऐसा गैलेक्सी है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो क्या है कि 3000 मिलियन, 3000 बिलियन स्टार से लेकर भी बना हो सकती है। एंड कोई भी ऐसा गैलेक्सी है वो 3000 नहीं, वन 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 100 बिलियन स्टार्स को लेकर भी एक गैलेक्सी हो सकती है। ठीक है, उसका साइज, डिफरेंट साइज है गैलेक्सी का।
एंड आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो बहुत सारे गैलेक्सीज है, वो गैलेक्सीज का अलग अलग नाम है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में लाई करती है, जिसको आकाश गंगा नाम से जाना जाती है। आगे देखेंगे, इन एंशियंट टाइम इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दास इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में ये माना जाता था कि आसमान में एक लाइट ऑफ रिवर फ्लोइंग करता है, जो हमारा क्या है कि गैलेक्सी है, जो उस लिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग ऐसे इमेजिन करता था पहले पहले ज़माने में, एंड उसका नाम ये रख दिया गया है कि आकाश गंगा। ठीक है, हमारा जो रिवर है गंगा रिवर, वैसा ही आकाश गंगा है। ठीक है, स्पेस में ऐसा माना जाता है। आगे देखेंगे, तो सोलर सिस्टम, तो इस चैप्टर का मेन पार्ट है सोलर सिस्टम। हम इन डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे कि सोलर सिस्टम होती क्या है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन 8 प्लैनेट। तो सोलर सिस्टम क्या होती है कि सन एंड 8 प्लैनेट एंड द सेलेस्टियल एंड थाउजेंड ऑफ अदर स्मॉल हेवनली बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड मेटॉइड्स। तो बेसिकली जो सोलर सिस्टम होती है उस उनमें एक सन जो एक स्टार है, एंड 8 प्लैनेट होगी, एंड बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होगी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कैसा कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेटॉइड्स, तो ऐसे सारी चीज़ को लेकर एक सोलर सिस्टम बनता है। एंड सोलर सिस्टम का एक फीचर है कि द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, उस सेंटर होती है, उस सेंटर में सन लाई करती है, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन इट इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, वो क्या कर रहे हैं कि सन के चारों ओर एक चक्कर लगा रही है। ठीक है, इन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट, सॉरी इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, देखिए स्फेयर होती है कि एकदम राउंड होती है, गोल सा। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसे है कि एग शेप की तरह। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे होकर ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। तो इस जो बहुत सारे प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और जो एस्ट्रॉयड है, इस सन के चारों ओर इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। ठीक है, सन का। आगे देखेंगे, और ये जो सन है इस सोलर सिस्टम का हेड है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी वो सन से ही पाया जाती है इस सोलर सिस्टम में। आगे देखिए, तो इन सोलर सिस्टम के जो जितने सारे प्लैनेट्स है वो कितने सन से कितना करीब है, कितना दूरी में है, वो देखेंगे। एंड उसके साथ साथ एक बताना जरूरी है कि सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स है वो दो काम कर रहे हैं, एक रोटेशन भी करता है एंड रिवोल्यूशन भी करते हैं। तो रोटेशन क्या है, तो रोटेशन ये है कि जब अपने अक्ष में चारों ओर चक्कर लगाएगी। ठीक है, जो प्लैनेट्स है अपने अक्ष में चारों ओर चक्कर लगाएंगी, उसको हम रोटेशन कहेंगे। और रेवोल्यूशन, जब सन के चारों ओर चक्कर काटेगी, उसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे। तो देखिए, मरकरी ऑन ऑर्बिट अराउंड द सन 88 डेज। तो सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसको 88 डेज लगती है, एंड वन स्पिन ऑन इट एक्सिस 59 डेज। तो सन मरकरी का अपने आप मरकरी का अपने अक्ष में चारों ओर चक्कर लगाने में 59 डेज लगती है। तो ऐसे इस डेटा से हमें पता चलता है कि सन के जो मरकरी है, सन के चक्कर लगाने में तो ज़्यादा देर नहीं लग रहे 88 डे, लेकिन उसका अपने खुद का एक्सिस में स्पिन करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, यानी कि धीमे धीमे ये क्या कर रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए वेनस, वन ऑर्बिट अराउंड द सन 255 डेज एंड स्पिन ऑन इट एक्सिस 243। तो ये इतना ज़्यादा धीमे रोटेशन कर रहे हैं कि देखिए कि लगभग सन का चारों ओर चक्कर लगाने में जितना टाइम टाइम कंज्यूम कर रही है, वैसे ही अपने रोटेशन करने के लिए भी उतना ही टाइम ले रही है। ठीक है, तो ऐसे अर्थ है, अर्थ का 365 डेज, या सब लोगों का मालूम ही है। एंड ऑन वन स्पिन ऑन इट एक्सिस 1 डेज, यानी कि 24 आवर्स। तो ऐसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स है जिसका यहाँ पे डेटा दे रखे, जो एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है कि इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इनर प्लैनेट क्या है एंड आउटर प्लैनेट क्या है, वो हम देखेंगे। इनर प्लैनेट क्या है, वेरी क्लोज टू द सन, जो सन के बहुत करीब है। तो देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट से इस पार जो प्लैनेट से वो सन से बहुत करीब है, एंड एस्ट्रॉयड बेल्ट से
एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस पार देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून सन से जब बहुत ज़्यादा दूर है। तो इनर प्लैनेट उसको कहेंगे जो वेरी क्लोजेस्ट टू द सन, जो सन के बहुत करीब होगा, एंड दे आर मेड ऑफ रॉक, जो रॉक से बना हुआ होती है। एंड आउटर प्लैनेट किसको कहेंगे कि वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, जो सन से बहुत ज़्यादा दूर है, एंड आर ह्यूज प्लैनेट मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, जो गैसेस से बना हुआ होती है, ठीक है, तो उसका हम आउटर प्लैनेट कहेंगे। तो इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, इन सारी चीज़ों को इन डिटेल्स देखने के लिए इनका जो बेसिक डिफरेंस होती है, इन सारी चीज़ों को हम एक अलग सा वीडियो में देखेंगे, तो देखना, ठीक है। अब देखो, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ये काम करती है कि सारे प्लैनेट को अपने चारों ओर घूमने के लिए एक क्या करती है, काम करती है। एंड thus द मोशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज गवर्न्ड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ताकि देखेंगे कि द सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ आवर ऑफ ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो सन है। सन से हम हमारा बहुत जो प्लैनेट से हमारा अर्थ से वो क्या कर रहे हैं कि लाइट्स ले रही है, हीट्स ले रही है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी क्या होगा, सन ही होगा। एंड आगे देखिए, द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी एट 287.46 बिलियन किलोमीटर। ये सोलर सिस्टम का एस्टिमेटेड साइज ये हो सकती है। तो आगे देखेंगे कि द सोलर सिस्टम इज द डोमिनेटेड बाय द सन व्हिच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 99.8% ऑफ द मैटर इन द होल सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जितने सारे मैटर से, जितने सारे ऑब्जेक्ट से, उनसे सबसे बड़ा है सन। एंड इतना ज़्यादा बड़ा है कि सोलर सिस्टम में 99.8% जो मास वो सन ही कवर कर लेती है, ठीक है। तो हमें आप लोगों का मालूम होगा कि सन कितना बड़ा हो, ठीक है। तो आगे देखिए कि आवर सोलर सिस्टम लाइज इन ए स्पेरियल शेप्ड गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमने पहले स्लाइड में कहा था कि मिल्की वे गैलेक्सी में लाई करती है। जो बहुत सारे गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सन भी है, हमारा अर्थ है। तो वो क्या है, इन स्पेरियल शेप में है। तो जब गैलेक्सी जो होता है ना, ऐसा ऐसा नहीं है कि इर्रेगुलर तरह से बिखर बिखर कर जो सोलर सिस्टम होता है, प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड है, ऐसा ही है ये। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, उस शेप को फॉलो कर कर वो जो गैलेक्सीज है, एक गैलेक्सी क्रिएट होती है। तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है स्पेरियल शेप्ड है। एंड नियरेस्ट गैलेक्सी टू अस एंड एंड्रोमेडा। तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका सबसे करीब जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, ओके। अब आई सन की बारी। अब हम सन को देखेंगे कि सन क्या है। द सन इज अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमने देखा इस पिक्चर में कि सन एक सोलर सिस्टम का सेंटर में है, एंड इट इज द हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। तो एक बड़ा आग का गोला है, ऐसा समझ लो कि बड़ा एक आग का गोला है जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसों से बना हुआ है, एक गैस जाइंट है, हॉट गैस जाइंट। द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमने कहा कि 99.8% जो मास वो कवर कर रही है सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम का जाहिर सा बात है कि सबसे बड़ा ही ऑब्जेक्ट होगा सन। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो अर्थ का सबसे करीबी स्टार है वो है सन। क्योंकि देखिए हमने पिछले वीडियो में ये कहा था कि सन का जो आसमान में अगर हम नाइट स्काई में देखें तो हमें बहुत सारा ऐसा स्टार टिमटिमाते हुए देखेगी जो सन से बड़ा भी है, सन से छोटा भी है, लेकिन उसका जो लाइट्स एंड हीट से हम लोग क्या फील नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो सन से, हमारा अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए। और हमारा जो सन है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए उसका जो हीट, उसका लाइट हम देख सकते हैं। इसलिए देखिए इट इज़ द नियरेस्ट स्टार। तो हमारा नियरेस्ट स्टार कौन होगा, अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन होगा, सन। सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, and it is composed of 70% hydrogen and 26.5% helium and 2.5% other element, okay. Within the sun, hydrogen is converted to helium due to nuclear fusion and releasing a
ट्रेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो सन के अंदर क्या होती है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस मौजूद होती है एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उस हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होती है तो बहुत हीट एंड लाइट क्या होती है रिलीज होता है, प्रोड्यूस करती है, जो हमें मिलता है। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होती है एंड बहुत सारे हीट प्रोड्यूस करती है। एंड देखिए इट हैज़ ए सरफेस टेम्परेचर 500 5778 केल्विन और 5504.85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है सन का जो सरफेस टेम्परेचर, तो कितना ज़्यादा, ये देखिए कितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर है। एंड अगर हम उसका कोर का टेम्परेचर की बात करें तो बात ही मत करो, ये इतना ज़्यादा हॉट है, इतना ज़्यादा हॉट है कि 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा हम उसको फील तो नहीं कर सकते, हम उसका इमेजिनेशन से बाहर है, ये कितना ज़्यादा हॉट है। ठीक है, ओके। अब आए देखिए कि द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द अर्थ। तो सन एंड अर्थ का बीच का जो दूरी है वो ये है कि 150 मिलियन किलोमीटर एंड आवर सन इज 8,64,000 माइल्स इन डायमीटर। हमारा सन का जो डायमीटर है वो 8,64,000 डायमीटर है। आगे हम देखेंगे प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स को बारे में हम देखेंगे। तो प्लैनेट्स ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। तो प्लैनेट को सेलेस्टियल बॉडी क्यों कहते हैं? हमने पिछले वीडियो में कहा था कि सेलेस्टियल बॉडी जो होगी जो स्पेस में नेचुरली क्रिएट्स होता है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, वो चाहे वो एस्ट्रॉयड हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो कॉमेट्स हो। तो वैसे सन भी एक नेचुरल, हमारा जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स भी एक नेचुरली क्रिएट्स हुआ है स्पेस में, तो जाहिर सा बात है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। तो प्लैनेट आर द सेलेस्टियल बॉडी। तो प्लैनेट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है which continuously revolve around the sun and lit by the sun। तो ये जो प्लैनेट्स है वो ये सारे प्लैनेट्स आप देख सकते हो, एक ही सन जो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में, इन सारे प्लैनेट क्या कर रही है कि इन सन को चक्कर लगा रही है एंड लिटेड बाय द सन। ये सारे प्लैनेट इस सन का जो हीट से लाइट से उन लाइट्स एंड हीट को ले रही है। ठीक है, एंड देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। ठीक है, तो पहले हमारा 9 प्लैनेट था जो प्लूटो था। तो प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहे, उसको ड्राफ्ट प्लैनेट का कहा गया। तो आगे हम देखेंगे वो क्या है। ठीक है, तो क्या क्या प्लैनेट है देखिए, मरकरी है, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारा 8 वर्तमान का जो प्लैनेट्स है वो ये 8 ही है। द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी एंड फारदेस्ट अवे इज नेपच्यून। तो देखिए इस पिक्चर को देखिए, ये जो सन है इसका क्लोजेस्ट कौन है? मरकरी है, ये पे देख रही है। एंड फारदेस्ट यानी कि सबसे दूर कहाँ पे है? सबसे दूर में कहाँ है? नेपच्यून है। ठीक है, एंड द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर एंड मरकर इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा प्लैनेट है? वो है जुपिटर, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इन सारे प्लैनेट में 8 प्लैनेट में सबसे ज़्यादा बड़ा है जुपिटर। एंड स्मॉलेस्ट कौन स्मॉलेस्ट है? मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये जो मरकरी है ना, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। आगे देखेंगे द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द साइज। अगर हम उस प्लैनेट को उसका साइज के मुताबिक हमें देखें तो क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में देखिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? बिग टू स्मॉल यानी कि बड़ा से छोटा। तो जुपिटर सबसे बड़ा, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी। तो हम देखें कि सबसे बड़ा सबसे जो साइज में बड़ा है वो है जुपिटर एंड सबसे साइज में छोटा है मरकरी, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। एंड हमारा अर्थ 5th पोजीशन में लाई करती है बिग टू स्मॉल यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर साइज में। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो ये होगा कि मरकरी सबसे करीब है सन का, उसके बाद है वेनस, उसके बाद अर्थ, हमारा अर्थ तीसरी पोजीशन में है, मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। ठीक है, आगे देखेंगे कि द वेनस इज कंसिडर्ड एज ए अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट इज साइज एंड शेप
आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। तो वेनस जो है, शुक्रीय ग्रह जो है, उसको अर्थ का ट्विन यानी कि अर्थ का ट्विन माना जाता है। तो वेनस को अर्थ का ट्विन इसलिए माना जाता है कि अर्थ एंड वेनस का साइज एंड द शेप है वो लगभग लगभग सेम है। उसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ की तरह है। अगर अर्थ की तरह होता तो हम अर्थ को जियोट शेप नहीं कहलाता। जियोट शेप इसलिए कहता है कि अर्थ का शेप अर्थ की तरह ही है इसलिए। तो ये हो गया कि वेनस को ट्विन प्लैनेट का वेनस वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। तो इसलिए वेनस को अर्थ का ट्विन माना जाती है। आगे देखेंगे द प्लैनेट हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। तो प्लैनेट को दो हिस्से में या दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो वन है कि वन है इनर प्लैनेट एंड अनदर इज आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट क्या है, आउटर प्लैनेट क्या है, हमने पिछले स्लाइड में देखा। एंड इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट का जो डिफरेंस होती है, कितने तरह की कौन कौन सा प्लैनेट इनर प्लैनेट है, कौन कौन सा प्लैनेट आउटर प्लैनेट है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये जो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स है, ये है आपका इनर प्लैनेट। एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये होगा आपका आउटर प्लैनेट। तो इन सारी चीज़ों का जो डिफरेंस होता है, तो हम आगे एक वीडियो करेंगे, उसको जाकर देख लेना कि क्या इसका डिफरेंस होती है। तो ये देखिए, द ऑन द बेसिस ऑफ ए न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट गिवन बाय द IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑन 24 August 2006 declared that Pluto would no longer remain a planet and the Pluto, like other celestial bodies like Ceres, 2003 called as a dwarf planet। तो देखिए, कोई भी चीज़ को हम प्लैनेट नहीं कह सकते। प्लैनेट होने के लिए एक प्लैनेट का क्या है कि डिमांड है कि अगर कोई भी चीज़ वो फुलफिल करे, कोई भी जो प्लैनेट का डेफिनेशन दिया गया है, अगर कोई भी चीज़ उस डेफिनेशन को फुलफिल करे तो उसको हम प्लैनेट कहेंगे। तो पहले प्लूटो को हमारा प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता। तो प्लैनेट होने के लिए IAU ने एक डेफिनेशन दिया है, वो हम आगे भी देखेंगे कि प्लूटो को क्यों प्लैनेट में शामिल नहीं किया गया, उसको ड्राफ्ट प्लैनेट क्यों कहता है। तो इनके अगर आप जानने की चाह है आप में, तो मेरा मैं आगे वीडियो डालूंगा जिसमें प्लूटो को क्यों ड्राफ्ट प्लैनेट कहा गया, प्लैनेट का जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद आती है हमारा अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो हमने ये बार बार देखा, पिक्चर में भी देखा, बार बार कहा कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट पार्ट ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑफ द सन। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, ये भी देखा। इट इज द स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। तो ये क्या है कि जो अर्थ का जो दोनों पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में, दोनों पोल में क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड यानी कि चपटी हुई है। एंड बल्ज एट इक्वेटर, इक्वेटर में क्या है, थोड़ा सा बल्ज है यानी कि उठा हुआ है। एट इट शेप इज डिस्क्राइब एज ए जियोड। अर्थ का जो शेप है उसको जियोड कहलाता है। तो जियोड का मतलब क्या है कि जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। तो अर्थ के तरह ही है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि अर्थ पोटैटो की तरह है या एक ऑरेंज की तरह है। अर्थ अगर आप अर्थ का एक्चुअल जो शेप है उसको आप तुलना करने की कोशिश करो, तो कोई भी चीज़ नहीं है जिसका आप तुलना कर सकते हो कि अर्थ वैसा ही है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ को जियोड कहा जाता है कि अर्थ क्या है, खुद अपने तरह की होती है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, तो देखिए, द अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट। अगर आप स्पेस से अर्थ को देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये लगेगा कि एक ब्लू जैसा कोई है, ब्लू प्लैनेट है, क्योंकि इसमें वाटर बॉडीज का जो प्रेजेंस वो ज़्यादा है। ठीक है, 70 अगर देखा जाए तो 71% वाटर एंड 29% लैंड मास है अर्थ में। तो इसलिए ही अर्थ को जब स्पेस से देखा जाए तो हमें ब्लू दिखता है, इसलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट कहलाता है। अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट व्हिच प्रोवाइड सब्सटेंस और लाइफ ऑन इट। तो
हमारा सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे प्लैनेट है, तो उनमें से अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जिसमें लाइफ का प्रेजेंस है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्लैनेट्स नहीं है जिसमें लाइफ फॉर्म है। तो आगे जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर जारी रखा है कि जो मार्स प्लैनेट्स है उनमें भी क्या है कि लाइफ फॉर्म हो सकती है। तो ये डिस्कवर हो रही है, लेकिन प्रूव नहीं हुआ है कि अर्थ के तरह ऐसा एक प्लैनेट से ऐसा कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है जिसमें लाइफ फॉर्म है। ठीक है, तो आगे देखिए कि इट हैज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन व्हिच सपोर्ट लाइफ। तो अर्थ में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है जो लाइफ सपोर्ट करने में मदद करती है। उसके साथ साथ द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। ठीक है, एक फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है जो लाइफ फॉर्म करने में मदद करे। तो देखिए, अब हम देखेंगे मून के बारे में। मून क्या है? The moon is the Earth's only natural satellite and the fifth largest natural satellite. तो मून इज द अर्थ's ओनली नेचुरल सैटेलाइट। तो अर्थ का एक एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट का भी बहुत सारे मून है। तो उस प्लैनेट का मून के साइज को देखा जाए तो हमारा अर्थ का जो मून है वो फिफ्थ पोजीशन में आती है साइज में। एंड द मून्स प्रेजेंट्स हेल्प स्टेबलाइज आवर प्लैनेट्स ओवेल एंड मॉडरेट आवर क्लाइमेट। तो देखिए कि चंद्रमा की उपस्थिति हमारे ग्रह की गति को स्थिर करने और हमारे जलवायु को नियंत्रण करने में एक बहुत मदद करती है ये चंद्रमा। ठीक है, द मून हैज ए वेरी थिन एटमोसफियर कॉल्ड एज एक्सोस्फीयर। तो मून में भी एक थिन यानी कि थिन एटमोसफियर है जिसको एक्सोस्फीयर कहलाता है। मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट 2,40,000 माइल्स। जो अर्थ एंड सन का बीच का जो दूरी है वो 2,40,000 माइल्स है। ठीक है, द मून हैज ए डायमीटर ऑफ 3,476 किलोमीटर and is about 1/4 size of the earth. The moon weight about 80 times less than earth. तो मून अर्थ का जो वेट है वो उनसे 80 टाइम कम है। ठीक है, and it appears so bright and light objects because it nearest to our planet than other celestial body. तो बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी हमें दिखता है आसमान में रात नाइट स्काई में। तो वैसा ही हमें मून को भी दिखता है, लेकिन मून को अलग से दिखता है क्योंकि इट्स अपियर ब्राइट, बहुत बड़ा दिखता है एंड ब्राइट दिखता है क्योंकि बहुत करीब है अर्थ का, इसलिए। ठीक है, आगे देखेंगे। द मून सरफेस इज क्रिएटेड फ्रॉम कॉमेट एंड एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। तो अगर आप मून का सरफेस को फुल मून जब होगा तब आप धरती में रहकर जब मून को गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगी कि छोटे छोटे एक काला काला गड्ढे सा लग रहा है। अगर आप इस टेलीस्कोप में देखोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगी कि छोटा छोटा गड्ढा जैसा दिखाई देगी। वो क्या है कि वो गड्ढा कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड के टक्कर यानी कि संघर्ष में वो क्रिएट होती है। ठीक है, छोटा छोटा गड्ढा। एंड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो ये मून क्या करती है, अर्थ का चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है। वो कितने टाइम लगता है? 27 डेज। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो अपने अक्ष में भी चक्कर लगाने और 27 डेज लगभग 27 डेज ही लगता है। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन करने के लिए सन का लगभग सेम टाइम लगती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ।
तो मून मून में ऐसा कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है जो लाइफ को फॉर्म कर सके हमारा अर्थ की तरह। एंड इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। इसमें मून में अगर आप जाओगे तो आपको एयर भी नहीं मिलेगा एंड वाटर यानी कि पानी भी नहीं मिलेगा। इट हैज़ माउंटेन प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। तो अगर आप मून में देखोगे तो मून में माउंटेन्स है हमारा अर्थ में जैसा माउंटेन्स है वैसा ही माउंटेन्स है, प्लेन्स है एंड बहुत सारे डिप्रेशन की गड्ढा है मून का सरफेस में। और आगे हम देखेंगे कि सैटेलाइट्स क्या है। तो सैटेलाइट्स हम किसको कहेंगे? हमने बार बार कहा कि मून इज द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो सैटेलाइट क्या है हम देखेंगे। ए सैटेलाइट इज अ बॉडी दैट ऑर्बिट अराउंड द अदर बॉडी इन स्पेस। जब स्पेस में कोई एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसको हम सैटेलाइट कहेंगे। समझ लो कि समझ लो कि ए एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए एंड ए जो हमारा पॉइंटर है ए है बी। तो जब इस ए बी जब ए का चक्कर लगाएगी तब इस पॉइंटर यानी कि बी पॉइंट को सैटेलाइट कहा जाएगा इस ए पॉइंट का। ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स भी दो तरह की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट्स एंड मैनमेड सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है एंड मैनमेड सैटेलाइट क्या है देखिए। नेचुरल सैटेलाइट, द अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो हमने देखा कि मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का एंड अर्थ इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सन। क्योंकि देखिए इट मूव्स अराउंड द सन। ये क्या कर रहे हैं कि सन के चारों ओर चक्कर लग रहे हैं। हमने पहले कहा था कि जब कोई भी चीज़ को सैटेलाइट कहेगा वो एक कोई भी स्पेस में कोई भी एक अदर्स ऑब्जेक्ट की चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो अर्थ तो एक प्लैनेट से वो क्या कर रहा है कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है इसको, इसलिए इसको प्लैनेट सैटेलाइट कहता है। एंड मून इज द सैटेलाइट ऑल्सो। मून को भी सैटेलाइट कहते हैं अर्थ का। एज इट मूव्स अराउंड अर्थ, क्योंकि मून अर्थ का चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट है हमारा स्पेस में। द अर्थ एंड मून आर द कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। तो अर्थ एंड मून को नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं। तो अगर नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल चाहिए कि ऐसा दो नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बताओ जो हमारे स्पेस में मौजूद है, तो वो ये होगा कि अर्थ एंड मून, ये दोनों नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे कि मैनमेड सैटेलाइट। मैनमेड सैटेलाइट क्या है देखिए। देयर आर थाउजेंड ऑफ मैनमेड सैटेलाइट। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ मैनमेड सैटेलाइट, यानी कि ये जो मैनमेड सैटेलाइट नाम से पता चल रहा है कि नेचुरली क्रिएट नहीं, जो ह्यूमन क्रिएट करता है, आर्टिफिशियली जो सैटेलाइट क्रिएट किया जाता है उसको मैनमेड सैटेलाइट कहता है। तो मैनमेड सैटेलाइट बहुत सारा होती है, बहुत तरह की होती है, बहुत सारे भी है। इट इज़ आर्टिफिशियल बॉडी जो मैन क्रिएट करता है खुद, which designed by the scientists to gather information about all celestial body। तो जो साइंटिस्ट बनाती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सेलेस्टियल बॉडी का। तो सेलेस्टियल बॉडी का मतलब आप समझ रही हो, मैं दूसरी बार मैं कह रहा हूँ कि सेलेस्टियल बॉडी क्या है जो नेचुरली स्पेस में क्रिएट होते हैं। बार बार कहा कि सेलेस्टियल बॉडी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी क्या है। आई होप सेलेस्टियल बॉडी का पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो देखिए जो हमने क्या कहा था कि हाँ मैनमेड सैटेलाइट, तो इट इज आर्टिफिशियली बॉडी व्हिच डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज। आगे देखिए, सम टेक्स पिक्चर ऑफ आवर अर्थ और अदर सेलेस्टियल बॉडीज। दिस पिक्चर हेल्प साइंटिस्ट लर्न अबाउट द अर्थ। तो जो सैटेलाइट ह्यूमन ने क्रिएट किया और जो स्पेस में है, तो उसका एक मोटिव नहीं है कि एक काम के लिए उसको भेजा गया। तो ऐसा बहुत सारे सैटेलाइट है, उसको बहुत सारा काम है। तो ऐसा बहुत सारे सैटेलाइट है जो पिक्चर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का पिक्चर लेती है स्पेस से। और ऐसा नहीं कि अर्थ का ही लेगा, ऐसा बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी है उसका भी पिक्चर लेती है। एंड दिस पिक्चर हेल्प अस साइंटिस्ट टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ और ऑल द सोलर सिस्टम, यूनिवर्स। इन सारे चीज़ों को अच्छे तरह से जानने के लिए साइंटिस्ट को मदद होती है। और आगे देखिए कि आवर सैटेलाइट्स सेंड टीवी सिग्नल एंड फ़ोन कॉल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इस काम से भी उसको भेजा जाता है, क्योंकि जो हमारा टीवी सिग्नल एंड द फ़ोन कॉल्स सिग्नल
सिग्नलिंग इनके लिए सैटेलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा जो ग्लोबली डिपेंड है सारे सिग्नल सारे चीज़ों के लिए, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें अब क्या हो गया कि सिग्नल बेस्ड हो गया, ठीक है? तो द सैटेलाइट इज कैरिड बाय द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो इस सैटेलाइट को रॉकेट के मदद से लॉन्च किया जाती है अर्थ में, स्पेस में, एंड चाहे वो अर्थ हो या बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज का ऑर्बिट में ऐसे छोड़ दिया जाता है, और वो राउंड रिवॉल्व करने शुरू करता है एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करती है। ऐसा ही ऐसे कम कम करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। और जो न्यू मून एंड फुल मून का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया, एंड उसके साथ साथ एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स का भी कॉन्सेप्ट था। तो इनको हम अलग अलग से शॉर्ट वीडियो में इन डिटेल्स देखेंगे, इसका डिफरेंस भी देखेंगे। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं किया, क्योंकि उन एस्ट्रॉयड फुल मून न्यू मून का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको इस वीडियो में अंदर नहीं इंक्लूड किया। तो उसको ज़रूर देख लेना, मैं पिछले वीडियो में वो डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो अगले मेरा जो वीडियो होगा वो इनसे एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को देखेंगे, उसके साथ साथ वो जो फुल मून न्यू मून एंड एस्ट्रॉयड में जो कॉन्सेप्ट है उसको इन डिटेल्स देखेंगे, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।